नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में भव्य अरण्य समागम की, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगाज किया है। साथ ही धामी सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर जश्न के माहौल में हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। वहीं बात होगी विशाल समुद्री दायरे में धधक रहे युद्ध की आग और भारत से जुड़े मसलों की, और चलते चलते बात चारधाम यात्रा के आगाज से पहले छिड़े विवाद की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। शनिवार को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य आयोजन अरण्य समागम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन एवं अर्थव्यवस्थाएं विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वन की संवाद का उद्घाटन किया। सीएम ने सिर्फ प्रदेश को हरित बनाने का मंत्र दिया, बल्कि यह भी समझाया कि कैसे जंगल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी के संबोधन की बड़ी बातें। वन है तो जल है, जल है तो वायु है, और वायु है तो जीवन है। वनों को केवल संसाधनों का स्रोत नहीं बल्कि अस्तित्व की रक्षा का आधार बताया। वनों से आर्थिक विकास और मानव कल्याण को जोड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता और अवसर है। यूपी में पिछले 9 वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। सीएम ने एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने के विश्व रिकॉर्ड का जिक्र किया। देश में पहली बार यूपी सरकार ने कार्बन क्रेडिट के जरिए किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया। किसानों को 49 लाख रुपए बांटे गए और प्रतीकात्मक रूप से मंच में किसानों को 10-10 हजार के चेक भी दिए। 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाए। प्रदेश में 2017 तक केवल एक रामसर साइट थी, जो अब बढ़कर 11 हो गई है। सीएम ने लक्ष्य रखा कि जल्द ही राज्य में 100 रामसर साइट्स विकसित की जाएंगी। यूपी में बाघों की संख्या 173 से बढ़कर 205 और हाथियों की संख्या 232 से बढ़कर 352 हो गई है। गंगा डॉल्फिन की संख्या में भी 2397 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है जिसने मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में शामिल किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पर्यावरण और विकास का एक अनूठा संगम देखने को मिला। मौका था अरण्य समागम का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय वन की संवाद का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र रहा वन एवं अर्थव्यवस्थाएं। सीएम योगी ने साफ किया कि वन केवल शुद्ध हवा का जरिया नहीं बल्कि रोजगार और समृद्धि का भी बड़ा आधार है। उनका महत्व क्या है, यह भारत की वैदिक कालीन परंपरा से लेकर के और आज के जब पूरी दुनिया के अंदर हम सबके सामने जो वर्तमान की चुनौतियां आई हैं, इन सभी चुनौतियों के समय में हर एक व्यक्ति ने प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ के दुष्परिणामों को झेला है। उस चुनौती का सामना वह कर रहा है और इन्हीं सब चुनौतियों के बारे में हमारे ऋषियों ने हमें एक बात कही थी। उनका उद्घोष था कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने पौधारोपण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब तक 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जिसके सुखद परिणाम अब सामने आ रहे हैं। यूपी का वनावरण अब बढ़कर 9.96% तक पहुंच गया है, जिसे आने वाले समय में 15% तक ले जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, जंगल और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक है। हमने वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सरल बनाया। आज हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ बागवानी और वानिकी से भी जुड़कर अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इको टूरिज्म पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुधवा नेशनल पार्क जैसे क्षेत्रों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया। साथ ही कैंपा योजना के माध्यम से वनीकरण और वन्यजीव संरक्षण के मॉडल को पूरे देश में लागू करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, हर पुत्र का दायित्व क्या होता है मां के प्रति, कि मां के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ न हो, उसके सम्मान में, उसकी सुरक्षा में
उसके संरक्षण में, और मुझे लगता है कि दुनिया भर के हर एक नागरिक को इस बात को सोचना चाहिए कि उसके स्तर पर किए जाने वाले प्रयास में कहां चूक हुई है कि आज जो वैदिक कालीन सभ्यता इस बात का उद्घोष करती थी, आज वहां पर आप देख रहे होंगे पूरा एक जो मौसम चक्र है इसमें व्यापक बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग की जो समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई हैं, यह एक नई चेतावनी हम सबको दे रही है। आपको बता दें कि अरण्य समागम के माध्यम से यूपी सरकार ने ये संदेश दिया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ चढ़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि वन के सम्मान धरातल पर कितनी नई अर्थव्यवस्थाएं खड़ी करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ हरियाणा। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर सियासत और सैन्य गरिमा का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। मौका था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के सफल 4 साल पूरे होने का, और इस जश्न में 4 चांद लगाने खुद पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हल्द्वानी की धरती से न सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई, बल्कि आने वाले समय के लिए एक बुलंद विजन भी पेश किया गया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। विकास परियोजनाओं की सौगात। हल्द्वानी और कुमाऊं क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और लोकार्पण किए गए। हाल ही में मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के लिए 40 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, जिसकी प्रगति रिपोर्ट जनता के सामने रखी गई। रानीबाग में बंद पड़ी HMT फैक्ट्री की जमीन पर एक बड़ा IT हब बनाने की योजना पर मुहर लगाई गई। हल्द्वानी शहर में रिंग रोड और नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के लिए विशेष बजट और योजना पर चर्चा हुई। हल्द्वानी के मंच से डबल इंजन की सरकार की ताकत साफ नजर आई। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 4 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धामी सरकार की कार्यशैली पर जमकर प्यार लुटाया। सफर की शुरुआत हुई पंतनगर एयरपोर्ट से, जहां मुख्यमंत्री धामी ने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं शौर्य, पराक्रम और देशभक्त की मिसाल इस उत्तराखंड की धरती को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों का भी शीश झुकाकर नमन करता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, उत्तराखंड की यह भूमि, यह वेदों की भूमि है। उत्तराखंड की यह भूमि देवों की भूमि है, और यही वह स्थान है जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। मैं उत्तराखंड वासियों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूं, क्योंकि लंबे समय तक उत्तराखंड में मुझे काम करने का अवसर मिला है। इस उत्तराखंड का 10-12 दिन के लिए मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूं, और मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था, और उत्तराखंड जैसे एक नए राज्य का उसी समय सृजन हुआ था। बहनों भाइयों, मैं यहां के लोगों के स्वभाव से भी अच्छी तरह परिचित हूं। उत्तराखंड के लोग स्वभाव से बहुत ही सौम्य होते हैं, लेकिन मैंने जब देखा है, जरूरत जब भी पड़ी तो स्वभाव से सौम्य होने के बावजूद इनके स्वभाव में पर्वत की अटलता हमको देखने को मिलती है, और हिंदुस्तान के किसी राज्य के लोगों में यह पर्वत की अटलता देखने को मिलती है। तो मेरे बहनों भाइयों, यह हमारे उत्तराखंड के बहनों भाइयों के स्वभाव में देखने को मिलती है। इसके बाद कारवां बढ़ा हल्द्वानी की ओर, जहां जन सैलाब अपने धाकड़ मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की जमकर सराहना की। राजनाथ सिंह ने धामी सरकार के निर्णय लेने की क्षमता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सराहना करते हुए उन्हें धाकड़ मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित किया। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब माइक संभाला तो उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की तारीफों के पुल बांध दिए। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि धामी सरकार ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने धामी को एक ऐसा युवा नेता बताया जिसके पास विजन भी है और उसे लागू करने का साहस भी।
ये हम सभी के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी डबल इंजन की सरकार के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राजनीति क्षेत्र के अजातशत्रु नेता देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री रहते हुए उनके समय में ही पृथक उत्तराखंड राज्य बना। हम सबका उत्तराखंड वासियों का लंबे समय का स्वप्न साकार हो सका और उनके सहयोग और मार्गदर्शन से प्रदेश के समग्र विकास की नींव रखी गई। भाइयों बहनों, 2014 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते समय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 2014 से पूर्व देश की राजनीति में केवल घपले, घोटाले, कुशासन और भ्रष्टाचार की चर्चा हुआ करती थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू और कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि उत्तराखंड सरकार के 4 सफल वर्षों के जश्न और राज्य के विकास के संकल्प को दोहराने का माध्यम बना। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने इसे लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश का सबसे सख्त कानून लागू किया। 4 धाम, ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसे प्रोजेक्ट की खास तौर पर बात रखी। सीएम ने शहीद द्वार और सैन्य परिवारों के लिए विशेष योजनाओं के माध्यम से सैनिकों के सम्मान का जिक्र किया। आपको बता दें कि यह रैली 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक बड़े आधार के रूप में देखी जा रही है। राजनाथ सिंह की मौजूदगी ने उत्तराखंड के ठाकुर, राजपूत, बाहुल्य मतदाताओं के बीच एक मजबूत संदेश भेजा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। पश्चिम एशिया की आग अब दहकती हुई विशाल समुद्री दायरे में धधक रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ घनघोर युद्ध ही नहीं है, बल्कि दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन पर सीधा हमला है। और इस खतरे की जद में भारत है क्या? भारत का ईंधन सुरक्षित है क्या? हमारी अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगने वाला है? इस खास रिपोर्ट में देखिए। भारत की चिंता और तैनाती। पश्चिम एशिया में छिड़ी इस जंग का सबसे घातक असर दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है। भारत के लिए स्थिति अलार्मिंग है। हॉर्मुज़ जल संधि में बढ़ती हलचल को देखते हुए भारत ने अब अपनी रक्षा पक्ति समंदर में बिछा दी है। भारतीय नौसेना ने उत्तर अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक अपनी तैनाती को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है। बता दें कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का रुकावट के कारण भारत ने आसपास के समुद्र में अपनी नौसेना की तैनाती यूं ही नहीं बढ़ाई। दरअसल भारत का मकसद व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। खबरों के मुताबिक भारत न केवल अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर काम कर रहा है, बल्कि भविष्य के इमरजेंसी हालातों के लिए भी तैयारी कर रहा है। 10 दिन पहले उत्तर अरब सागर में भारतीय बंदरगाहों तक जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए 2 टास्क फोर्स तैनात किए गए थे। अब भारतीय नौसेना अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अतिरिक्त युद्धपोत तैनात कर रही है। आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं, दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था, और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा।
और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय नौसेना का ऑपरेशन सुरक्षा, समुद्री दायरे में भारत के सुरक्षा इंतजाम और कड़े। उत्तर अरब सागर से भारतीय बंदरगाहों तक जहाजों को सुरक्षा कवच। 2019 से चल रहे ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना अलर्ट मोड पर। भारतीय नौसेना क्षेत्र में लगभग 7 जहाजों और लॉजिस्टिक सपोर्ट वेसल्स की तैनाती। नौसेना के जहाज पहले से ही ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी में मौजूद। इन तैनातियों का मकसद न केवल एलपीजी और ईंधन ले जाने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है, बल्कि भविष्य में किसी भी तैनाती के लिए फॉरेस्ट की खाड़ी के नजदीक रहना भी है। भविष्य की तैयारी और चुनौती। सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य की इमरजेंसी के लिए भी भारत ने कमर कसी है। इससे पहले तैनात किए गए 2 टास्क फोर्स के बाद अब अतिरिक्त युद्धपोतों को फॉरेस्ट की खाड़ी के करीब पोजीशन दी जा रही है। नौसेना का लक्ष्य साफ है, भारत की रसोई से लेकर फैक्ट्रियों तक पहुंचाने वाले एलपीजी और कच्चे तेल के टैंकरों को किसी भी हमले या रुकावट से बचाना, क्योंकि हॉर्मुज में रुकावट का मतलब भारत की विकास दर पर सीधा प्रहार। भारत की ऊर्जा सुरक्षा उसकी समृद्धता से जुड़ी है। फारस की खाड़ी के पास हमारी मौजूदगी चीन और अन्य विरोधी ताकतों को भी ये संदेश देती कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सक्षम है। हॉर्मुज स्ट्रेट के हालात और अहमियत। दुनिया में जितना भी तेल और गैस समुद्र के रास्ते जाता है, उसका करीब 20% सिर्फ इसी रास्ते से गुजरता है। हॉर्मुज की खाड़ी बहुत ही पतली सी जलधारा है जो ईरान और ओमान के बीच में है। एक तरफ खाड़ी के देश यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, ईराक। इन सब का तेल बाहर जाने का भी यही एकमात्र समुद्री रास्ता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया के 5वें हिस्से का तेल और गैस रुक जाएगा, कीमतें आसमान छू लेंगी। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलें होंगी। भारत के 22 जहाज इस वक्त खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। बता दें कि युद्ध के कारण जहाजों का बीमा और माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है। कच्चे तेल की कीमतें 100 प्रति बैरल के पार जाने से भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है, जिससे रुपया कमजोर हो रहा है। घरेलू महंगाई यानी कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल बढ़ रहे हैं। तेल के लिए हमारे पास 74 दिनों का बैकअप है, लेकिन गैस के लिए ऐसी कोई कड़ी व्यवस्था नहीं है। खाद्य और बिजली क्षेत्र पूरी तरीके से एलएनजी आयात पर निर्भर है। आपूर्ति रुकने से खेती और उद्योग दोनों प्रभावित हो सकते हैं। भारत के पास तेल और गैस का स्टॉक। भारत अपनी तेल की जरूरतों का लगभग 85 से 88%, गैस का 50% आयात करता है। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत की भंडारण स्थिति। भारत के पास विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर की 3 भूमिगत गुफाएं हैं। इनमें लगभग 5.33 मिलियन ट्रेन मीट्रिक टन कच्चा तेल जमा है, जो लगभग 9.5 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त है। अगर रणनीतिक भंडार के साथ तेल कंपनियों के पास मौजूद स्टॉक, रिफाइनरी और पाइपलाइनों में भरे तेल को मिला दिया जाए तो भारत के पास कुल 74 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। भारत के पास तेल की तरह बड़े पैमाने पर रणनीतिक गैस भंडार नहीं है। गैस का स्टॉक मुख्य रूप से पाइपलाइनों और एलएनजी टर्मिनलों में बहुत होता है। वर्तमान संकट को देखते हुए सरकार ने नेचुरल गैस ऑर्डर 2026 लागू किया, ताकि जरूरी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा सके। भारत के पास लगभग 2.5 महीने का तेल बैकअप है, जो अल्पकालिक संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। हालांकि लंबे समय तक चलने वाला युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था और विशेषकर एलपीजी की कीमतों के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। समंदर की लहरों पर बारूद की गंध है, लेकिन भारतीय नौसेना के जवान ऑपरेशन संकल्प के जरिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को अभेद्य बनाने में जुटे हैं। युद्ध लंबा खींचता है या थमता है, ये वक्त बताएगा, लेकिन भारत ने अपनी घेराबंदी पूरी कर दी है। ये सिर्फ युद्धपोतों की तैनाती नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा भी है। नौसेना की एक स्थिति बनाती है कि देश के आर्थिक पहियों को थमने नहीं दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क की न्यूज़। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में हर वर्ष आयोजित होने वाली विश्वविख्यात चारधाम यात्रा का आगाज एक बार फिर होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष से चारधाम यात्रा का आधिकारिक शुभारंभ 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। वहीं केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। बहरहाल नए फरमान श्री पंच गंगोत्री मंदिर समिति को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। यही कि आगामी चारधाम यात्रा 2026 के लिए गंगोत्री धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए गंगा जल और गौमूत्र से तैयार पंच गव्य ग्रहण को अनिवार्य कर दिया गया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए।
चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जहां एक तरफ बद्री केदार मंदिर समिति ने उनके अधीन आने वाले उत्तराखंड के 2 महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने और एफिडेविट व्यवस्था लागू करने को लेकर अपनी बोर्ड बैठक में फैसला लिया है, तो वहीं चारों धामों में से बचे हुए 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का संचालन करने वाली चारधाम महापंचायत ने इन चारों धामों में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध को एक बिल्कुल नई और अनोखी व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। श्री पंच गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव और चारधाम पंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री में गैर हिंदुओं के प्रवेश को संवैधानिक और कानूनी तरीके से प्रतिबंध किया जाएगा। वहीं इसके अलावा गंगोत्री में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध के धार्मिक पहलू पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम में दर्शन से पहले पंचगव्य की व्यवस्था रखी जाएगी। जो इसे ग्रहण करता है उसे सनातन में आस्था रखने वाला माना जाता है। साथ ही तीर्थ पुरोहितों की कमेटी ने चारधाम की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव से अपनी मांगों को भी रखा। मैंने कहा है कि जिनको सनातन धर्म का स्वरूप बड़ा विराट है और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में लोग अनुयायी हैं, उनकी पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है, उन सब का हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी है। जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी है। हमने तो एफिडेविट के बारे में कोई बात नहीं की है। हम गंगोत्री धाम के सबसे पहले ये सोचा कि गैर हिंदुओं का मतलब नहीं है, इसमें जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो बुद्धिज़्म है, वो सब हमारे पंथ से हैं। जो व्यक्ति गाय का मांस खाता हो, पहले तो उस पर हमारा विरोध है। दूसरा, हम लोगों ने एक विशेष अपनी टीम बना रहे हैं, इसमें विधि के जो विशेष सलाहकार होंगे वो सब मिलके, उसमें हमारे स्कंदर भंडारी जी भी हैं और दिल्ली के और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, उसमें एक शोध करेंगे कि किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, धारा 25 और 26 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष सुरेश सेमवाल जी के नेतृत्व में हमने आज चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की है और 11 बिंदुओं का हमने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कुछ प्रमुख मांगे ये हैं कि जो ये रजिस्ट्रेशन के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो प्रक्रिया चली है, हमने इसका विरोध किया है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब है कि कहीं ना कहीं यात्रियों की संख्या को निर्धारित करना है। इसलिए हमने ये कहा है कि इस यात्रा काल में यात्रियों की संख्या निर्धारण का पूरी तरह से इस पर रोक लगाई जाए। कोई यात्रियों की संख्या निर्धारित नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश की आजीविका को मजबूत करने वाली चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन हरिद्वार से उठी गैर हिंदुओं के प्रवेश की ये आग अब चारों धामों में भी फैलती नजर आ रही है। एक तरफ भाजपा सरकार के अधीन BKTC का आदेश है कि गैर हिंदुओं को आस्था का शपथ पत्र देना होगा, वहीं अब तीर्थ पुरोहितों के नए फरमान के तहत गंगा जल और गौमूत्र से तैयार पंचगव्य को ग्रहण करना ही होगा, तभी दर्शन संभव होंगे। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिला है और यात्रा शुरू होने से पहले ही धामी सरकार के लिए नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष विरोध कर रहा है, जबकि भाजपा अपनी सफाई दे रही है। उत्तराखंड क्रांति दल इन तमाम प्रकरणों को देखकर एक ताजुब महसूस करता है कि सरकार या BKTC या जो तीर्थ पुरोहित या जो उत्तराखंड में और भी जो संगठन है वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तुष्टीकरण की नीति है उस पर ही कार्य कर रहे हैं। अब आप पहले जो BKTC का जो निर्णय था कि यहाँ पर केवल हिंदुओं को ये दर्शन के लिए बुलाया जाएगा या आने दिया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता और श्रद्धालुओं का ध्यान भटकाने के लिए ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पहले फैसला किया कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी गैर हिंदू को वहां पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन जब संवैधानिक सवाल खड़े हुए कि आखिर श्रद्धा पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता, फिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपने फैसले से पलट गई और उन्होंने कहा कि एफिडेविट देकर के कोई भी वहां पर दर्शन कर सकता है। ये निर्णय लिया वो पूरी तरीके से उचित निर्णय है। हमारे तीर्थ धाम में उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। जो ये कहा गया है कि पंचगव्य जो कि हमारे पूजा में, अनुष्ठान में, धार्मिक अनुष्ठान में मिलाया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। आप उस पंचगव्य को ग्रहण करिए, उसके बाद आप धाम में प्रवेश करिए। इससे हमें भी तो पता लगे कि आप सनातन संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। और क्योंकि हमारा उत्तराखंड में जो तीर्थ धाम है वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, हमें ये भी जानना बहुत आवश्यक है और ये भी पता लगना चाहिए कि गाय को काटने वाले क्या गौमूत्र से मिला हुआ प्रसाद ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए पंचगव्य को अत्यंत पवित्र माना जाता है।
पूजा पाठ, यज्ञ और संस्कारों में इसका उपयोग शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। मान्यता है कि पंचगव्य के सेवन का स्पर्श से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। कई धार्मिक ग्रंथों में इसे पापों के नाश और पुण्य प्राप्ति से जोड़ा गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह के कड़े नियम लागू करने से क्या गैर हिंदुओं को रोका जा सकता है? अगर ऐसे नियम गैर हिंदू अपनाते भी हैं तो क्या इसकी गारंटी है कि भविष्य में किसी भी जगह इस तरह के और प्रयोग नहीं होंगे या इस पर कोई राजनीति नहीं होगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का